मुद्रा के प्रकार, टाइप्स ऑफ मनी। क्लियर है? तो एक बात मुझे बताओ, क्या आप लोग रेडी हैं? स्टार्ट किया जाए, जल्दी बोलो हाँ या ना। बेटा एडवांटेज होगा, क्यों नहीं होगा, कुछ तो चलता है। एडवांटेज पूछेगा तुमसे, है? ये प्यारा सा नाम है, इसको कहते हैं बच्चों फिएट मनी। हिंदी में भी याद रखना बच्चों, कभी कभी पेपर में ऐसे ही लिख देता है कि फिएट मनी क्या है। अब ऐसे लिख देगा, अब फिएट को हिंदी में भी ऐसे लिख देगा और अंग्रेजी में तो लिखा ही है। बहुत ही आसान है, सुनिए मेरी बात, ध्यान सुनना। ऐसी मुद्रा जिसे किसी देश की सरकार के द्वारा कानूनी तौर पर मान्य करा गया है, उसे ही बोलते हैं बच्चों हम फिएट मनी। क्या कहते हैं? फिएट मनी। वो मुद्रा जो किसी देश की सरकार के द्वारा कानूनी तौर पर मान्य है। जैसे बच्चों एक बात बताओ, हम भारत में रहते हैं, है ना, और भारत में हम भाई जो मुद्रा यूज करते हैं, हम भारत की मुद्रा यूज करते हैं। और बच्चों हमें पता है हमारी जो भारत की मुद्रा है, हमारी इंडिया की जो करेंसी है या मुद्रा जिसे हम बोलते हैं मनी, जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या है? वही हम नोट और सिक्के यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? जल्दी बताओ हाँ है ना। मुद्रा के प्रकारों में हम अगर मुद्रा को यूज करते हैं बच्चों तो दो रूपों में यूज करते हैं, एक तो नोट और एक सिक्के। जल्दी बताओ हाँ है ना। नोट यूज करते हैं और एक सिक्के यूज करते हैं। तो एक बात मुझे बता दो, क्या जो भी हम नोट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी हम सिक्के इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो भारत सरकार के द्वारा मान्य है? नहीं। जल्दी बोलो हाँ या ना, फटाफट बोलो कमेंट बॉक्स में, क्या भारत सरकार के द्वारा मान्य है? मान्य है। अरे जब भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। अब बच्चों मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम विदेश गए, है ना, एक उदाहरण के तौर पर कोई तुम्हारे घर विदेश से आया, अब मान लो अमेरिका से आया और अमेरिका से वो डॉलर लेके आया और तुम्हें उसने बोला ले भाई डॉलर ले ले, जब बाजार से सब्जी लिया, तो बच्चों मुझे बताओ क्या सब्जी वाला तुम्हें डॉलर के बदले सब्जी दे देगा? सच बताओ ना, दे देगा? या तुम्हारे पास मान लो डॉलर रखा है, या तुम्हारे पास मान लो नेपाल का नोट रखा है, तुम्हारे पास मान लो किसी दूसरे देश का नोट रखा है और तुम बोलो ले भैया आलू दे दे, प्याज दे दे, टमाटर दे दे, ले $100 पकड़ ले, तो पता है क्या बोलेगा? बोलेगा ये क्या लिया आया भाई, ये कहां का नोट लिया आया, इस पे तो हमारे गांधी जी नजर नहीं आ रहे, ये नहीं चलता हमारे यहाँ, कहां का है? बोला अमेरिका का है। बोले एक काम कर, अमेरिका चला जाए तो सब्जी लेने, यहां मत आ, यहां पे रहना है तो यहां पे गांधी जी वाला नोट लेके आओ जिसमें हमारे मुस्कुराते हुए गांधी जी नजर आ रहे हैं, यानी कि भारत का नोट लेके आओ। अरे हाँ है ना, क्योंकि हमारे देश में भारत सरकार ने उसी नोट को क्या करा है? कानूनी तौर पर मान्य करा है। तो बच्चों आप ही मुझे बताओ, ये जितने भी नोट और हम सिक्के यूज कर रहे हैं वो सब क्या है? वही तो है फिएट मनी। और कौन से मनी है? खत्म। तो वो मुद्रा जिसे सरकार ने कानूनी तौर पर लीगल कर दिया है, मान्य कर दिया है, वही है फिएट मनी। और एक बहुत अच्छी बात याद रखना, इसे हम लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लीगल टेंडर मनी, याद करो 8 नवंबर 2016 वाला दिन, याद आया कुछ? जब भारत में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी। तो अगर आपने बच्चों ध्यान से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का अगर भाषण सुना हो तो आपने ध्यान से सुना होगा। क्या उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने ये बोला था कि आज रात 12 बजे के बाद से, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, जो मैं बोल रहा हूं वही लाइनें बोली थी। आज रात 12 बजे के बाद से 500 और 1000 रुपए के नोटों को लीगल टेंडर स्टेटस से बाहर किया जाता है। उन्होंने ये नहीं बोला कि बंद कर दिया जाता है, उन्होंने ये शब्द बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि यही तो होता है लीगल टेंडर। मतलब फिएट मनी की श्रेणी से बाहर किया जाता है। और जैसे ही बच्चों ये अनाउंसमेंट हुआ, आपका 500 और 1000 रुपए का नोट रद्दी के भाव में भी ना ले रहा था, वही कागज का टुकड़ा बन गया। एक ऐसा कागज का टुकड़ा जिसपे आप पकौड़ी तल के भी रख के भी खा सकते हो, है ना, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 हो गई थी। सही बात है। और कहीं, और वही वो कागज का टुकड़ा था जिसको हम संभाल के सुंदर तरीके से तय बना के पर्स में रखते थे। सही बात है। क्लियर हुआ? तो यही क्या कहलाता है? लीगल टेंडर मनी कहलाता है। क्लियर हुआ?
एक बोल रही हैं प्रिया जी इसे लिखे कैसे हैं, ये क्या लिखा बेटा, ये क्या उर्दू लिखी है, ये हिंदी लिखी है एक तरफ और जो अंग्रेजी लिखी है, ऐसे ही लिखेंगे और कैसे लिखेंगे, हाथ पकड़ के लिखवाऊं के तुम्हारे, तुम इतने बड़े बालक हो गए हो, है इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और प्रश्न ऐसे पूछते हो लिखे कैसे। अगला पॉइंट, अब देखो बच्चों अगला हेडिंग है कॉमोडिटी मुद्रा। अब ये कौन है भाई, ये होता है कॉमोडिटी का मतलब जानो बच्चों। कॉमोडिटी को अगर मैं सरल भाषा में बोलूं, हिंदी में बोलूं तो इसको हम वस्तु मुद्रा कहते हैं। कॉमोडिटी मतलब होता है वस्तु। अब वस्तु तो जानते ही हो क्या होती है, ये कुछ नहीं है, यही है बच्चों बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। यानी कि ध्यान सुनिएगा, याद रखना बच्चों, जब ध्यान सुनना मेरे शब्दों को, जब हम किसी वस्तु को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, किसी वस्तु को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मुद्रा के रूप में मतलब लेन देन के रूप में, है ना, तो उसे ही बोलते हैं क्या, उसे ही बोलते हैं वस्तु मुद्रा या कॉमोडिटी मनी। जैसे पहले के समय में होता था, पहले के समय में ये तो होता था बच्चों, पहले के समय में ये तो होता था कि जैसे गेहूं है मेरे पास, चावल है मेरे पास, मैंने बोला भैया चावल ले ले और चावल ले ले मुझे गेहूं दे दे, गेहूं ले ले चावल ले ले, है ना, तो ऐसे तो करते थे। तो हम गेहूं और चावल क्या है, वस्तुएं तो हैं एक तरीके से, है ना, तो इन वस्तुओं का ही आदान प्रदान करके हम अपनी जरूरतें पूरी करते थे। तो यानी कि पूरी की पूरी तरीके से देखा जाए, जो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम था, वस्तु विनिमय प्रणाली, उसमें जो मुद्रा यूज होती थी वो कौन सी मुद्रा ही कहलाती है, वही मुद्रा कॉमोडिटी मनी या वस्तु मुद्रा ही कहलाती थी। क्लियर हुआ, जल्दी बोलो हाँ है ना। जब हम किसी वस्तु का उपयोग मुद्रा के रूप में करते हैं तो वही क्या है, वस्तु मुद्रा, खत्म कहानी। तो पहले मुझे बताओ सारे बच्चे कि ये दोनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए, क्या है दोनों का मतलब, जल्दी बोलो हाँ है ना। अगर ये क्लियर है तो आगे चला जाए। क्लियर है, वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब देखो यहां पे कुछ मजेदार चीजें आने वाली हैं। मजेदार चीजें आने का मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझिएगा। अब एक मनी आ रहा है, बहुत ही शानदार मनी है और पेपर में आ भी जाता है, क्रेडिट पैसा, क्रेडिट मनी क्या होता है ये थोड़ा समझने वाला है, आइए बताते हैं। देखो भाई, क्रेडिट मनी, एक तो है क्रेडिट मनी, ये तो पेपर में आया हुआ भी है कई बार, लेकिन इससे जुड़े हुए दोस्त हैं वो भी पढ़ लो, कहीं हो सकता है वो पूछ ले तो क्या दिक्कत है, वो पता होना चाहिए। एक होता है फुल बॉडी मनी और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव, जिसे प्रतिनिधि फुल बॉडी मनी बोलते हैं, है ना, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी। ये तीनों मनी जो है एक ही कॉन्सेप्ट पर आधारित है, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट, तो तीनों को हम एक साथ ही निपटा देंगे, है ना। बस मेरे शब्दों को समझना और ध्यान से सुनना, क्योंकि तीनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि हर बार पेपर में, कई बार पेपर में आ चुका है क्रेडिट वाला, ठीक है। चलो आइए बच्चों बहुत सरल तरीके से समझते हैं। देखो भाई कौन कौन से मनी थे, एक का नाम था क्रेडिट मनी, एक था फुल बॉडी वाला और एक था रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी वाला, है ना। तीनों को समझना है बच्चों तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ आसान शब्द बता रहा हूं, क्लियर है, ध्यान सुनिएगा। पहले मैं कुछ आसान शब्द बता रहा हूं तो आप समझने का प्रयास करें। क्लियर है, जल्दी जल्दी बताओ सारे बच्चे, क्लियर हो गया, रेडी है, करें स्टार्ट बात, जल्दी बोलो हाँ है ना। आइए दो चीजें बताऊंगा, पहले दो चीजों को समझना। एक होता है बच्चों कॉमोडिटी वैल्यू, अभी मैंने बताया था आपको, कॉमोडिटी माने वस्तु, याद आया, दो शब्द हैं, कॉमोडिटी वैल्यू वस्तु मूल्य जिसे बोल सकते हो आप, वस्तु मूल्य हिंदी में बोलेंगे। और एक होता है मनी वैल्यू, वस्तु मूल्य और मुद्रा मूल्य। कॉमोडिटी
और मनी। आइए ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, अब मैं जो आपको बता रहा हूं, जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये मान लीजिए कोई नोट है और ये मान लो 500 का नोट है। कितने रुपए का नोट है? 500 का। अरे नोट तो देखा ही होगा, अरे हाँ है ना, जल्दी बहुत सारे बच्चे हैं ना। 500 के नोट, हजार का चलता नहीं, अब चलो बंद हो गया, उसे छोड़ो। 100 का, 200 का, 500 का सब देखें, है ना। चलो अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जरा जवाब देना। मैं बोलूं ये 500 का नोट है, इसकी वस्तु की मूल्य बताओ क्या होगी? बताओ बच्चों, वस्तु की मूल्य बताओ क्या होगी? जल्दी बोलो सारे बच्चे, क्या होगी? अरे भैया पढ़ाई पे ध्यान दे लो सबके सब, इधर जो बातें बातें बाद में कर लियो, ठीक है? इधर बताओ वस्तु मूल्य बोलो फटाफट, क्या लगाएंगे आंसर, क्या लगाओगे? क्या वस्तु मूल्य अगर मैं 500 के नोट की पूछूं तो कुछ है? बताओ। तो किससे बना है? लोहे से बना है वो? चांदी से बना है 500 का नोट? सोने से बना है? कुछ नहीं ना। अरे एक कागज का टुकड़ा ही तो है बाबू, खाली कागज का टुकड़ा। तो कोई उसकी वैल्यू है? जीरो, खत्म। आप बोलोगे सर जी कुछ नहीं है, जीरो है, खेल खत्म। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, जीरो होगी। अब जीरो ही मान लिया हमने, क्योंकि भाई ना के बराबर ही है। खाली कागज, मान लो मैं उस जैसे कटिंग करके बिल्कुल सेम कागज दे दूं तुम्हें, बोलू ले भैया 500 का नोट है, लोगे? तुम कहोगे भैया कहां जीरो है, बेकार है, फर्जी है, नकली है, कुछ नहीं है ना। कोई वैल्यू नहीं है उसकी कागज की, खाली कागज है। लेकिन वही अगर वहां पे भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार सब कुछ हो जाए, एक असली 500 का नोट बन जाए, तो मैं आपसे बोलूं इसकी मुद्रा की कीमत बताओ क्या है, मनी वैल्यू क्या है? तो भाई आप क्या बोलोगे? भाई मनी वैल्यू तो वही होगी ना जितना इसके ऊपर लिखा है, 500। जल्दी बताओ, हाँ है ना? अरे हाँ है ना, 500 होगी या नहीं होगी? मनी वैल्यू 500 ही तो होगी। अब एक बात बताओ, क्या ऐसा संभव है कि 500 के नोट को तुम उसे 1000 रुपए में चला दो? ज्यादा में चला सकते हो? खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। अगर मान लो तुम्हारे पास 500 का नोट है, तुम उससे भैया 500 का तो सामान ला पाओगे, ज्यादा में थोड़ी चला दोगे, है ना? नहीं ना। तो उसकी एक लिमिट है कि भाई हम 500 से ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी खुद की मनी वैल्यू 500 है, हमारे 500 छपा है, खत्म, है ना। तो आपने दो चीजें सीखी बच्चों, क्या? एक होता है कॉमोडिटी वैल्यू, इसे बच्चों शॉर्ट में लिखेंगे सीवी। क्या लिखेंगे? सीवी, क्योंकि इन्हीं का खेल है इस पूरे कॉन्सेप्ट में। और एक होता है मनी वैल्यू, मुद्रा कीमत, इसे लिखेंगे शॉर्ट में एमबी। क्या लिखेंगे? एमबी। अब जरा मेरे शब्दों को सुनना ध्यान से। आइए, तीनों का पोस्टमार्टम ऐसे होता है। नंबर फर्स्ट केस। अब यहीं से बच्चों देखा जाए तो तीन प्रकार के केस बनते हैं। पहला, चलो ऐसा बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं। दूसरा, ऐसे बना देते हैं। और तीसरा, उल्टा कर दो, ऐसे बना देते हैं। भाई आप ही बताओ, इन तीनों के अलावा कुछ और संभव तो हो नहीं सकता भाई, तीन ही बनेंगे। या तो बड़ा होगा, एक बड़ा होगा, एक बराबर, या तो बराबर होंगे दोनों, या एक छोटा एक बड़ा। अरे हाँ है ना, सिर्फ तीन ही बातें संभव है ना। आइए, अगर मान लो बच्चों कोई मनी ऐसा है जिसकी मनी वैल्यू ज्यादा है और कॉमोडिटी वैल्यू कम है, यानी कि वस्तु मूल्य कम है, और जो उसके ऊपर छपा है वो ज्यादा है, तो याद रखना वही सारा पैसा जिसमें एमवी ज्यादा है, सीवी कम है, इसे ही बोलते हैं क्रेडिट मनी, या इसका एक नाम और है टोकन मनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, क्रेडिट मनी कह दो या टोकन मनी कह दो, दोनों का बराबर एक ही आंसर है। क्लियर है? जल्दी बोलो, हाँ या ना? आई बात समझ में? अब आपके मन में आ रहा होगा सर ऐसा कोई एग्जाम्पल तो बता दो इसका। तो सही बात है, उदाहरण तो जानना पड़ेगा भैया, ना समझ में ही ना आएगा। अरे भैया आप ही मुझे बताओ, अभी ये एग्जाम्पल आपके सामने तो है, ये 500 का नोट। अरे हाँ है ना, मनी वैल्यू 500 और खुद की वैल्यू जीरो कागज की। सही बात है। तो अगर आप गौर करेंगे तो सारे नोट और सारे सिक्के, जितनी भी हम करेंसी यूज करते हैं, वो सारे क्रेडिट मनी भी तो हैं।
देख लो आप। अब आप ही बताओ, अगर आपके पास 10 का नोट है, क्या उसको उस कागज की कीमत 10 रुपए होगी जिसके ऊपर बना है वो? नहीं ना। अगर आपके पास मान लो 100 का नोट है, क्या उस कागज की कीमत 100 रुपए होगी जिस पे बना है वो? अरे कागज की कीमत तो शून्य के बराबर ही है, होगी तो 1 या 1.5 रुपया होगी ज्यादा था, अरे अठन्नी चवन्नी होगी। लेकिन वैल्यू तो 100 के बराबर है, वैल्यू तो 50 के बराबर है, वैल्यू तो 500 के बराबर है, वैल्यू तो 200 के बराबर है ना। तो आप क्या देख रहे हैं कि मुद्रा कीमत ज्यादा हो रही है और वस्तु की कीमत कम हो रही है। तो याद रखना बच्चों, जब भी कोई भी करेंसी ऐसी होगी, कोई भी मुद्रा ऐसी होगी जिसका मनी वैल्यू ज्यादा है, कॉमोडिटी वैल्यू कम है, तो समझ जाओ वही कहलाता है टोकन मनी। यानी कि आपने एक बात देखी कि जैसे कि अभी हमने देखे कि हमारे सारे नोट और सिक्के फिएट मनी कहलाते हैं, और इन्हीं को हम अगर बोले तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम टोकन मनी भी कह सकते हैं। ये इसके भी तो उदाहरण हो गए, क्योंकि इस परिभाषा के अनुसार हमारा डेफिनेशन हमारा क्या हो रहा है, लग रहा है। जल्दी बोलो हाँ है ना, क्लियर हुआ? तो लिख देते हैं सभी सिक्के और नोट, है ना, सारे नोट और सिक्के, सारे नोट और सिक्के आ जाएंगे। तो सारे नोट और सिक्के जो भी हम यूज करते हैं सब क्या है, सब भैया यही है। क्लियर? जल्दी बोलो हाँ है ना। हाँ क्यों नहीं हो सकता, सिक्के वाला भी हो सकता है। चलो अब जरा उल्टा कर दो, इससे पहले आसानी समझना है तो उल्टा कर दो। वाह, खुशबू बोल रही है रियलिस्टिक एग्जाम्पल दीजिए। खुशबू मंगल ग्रह पे रह रही है क्या बेटा? वो क्या सिक्के विक्के यूज ना करती, नोट यूज ना करती? अब जरा सुनना ध्यान से जो बता रहा हूं, टॉपिक डिस्ट्रैक्ट कर दिया पूरा, ध्यान सुनना जो समझा रहा हूं मैं। आपने क्या देखा पहले वाले में, पहले वाले में आपने क्या देखा बच्चों कि आपने एम भी ज्यादा था, सी भी कम था, है ना, ये तो देखा। इसे उल्टा कर दो, घुमा दो। अगर बच्चों ऐसा हो जाए कि वस्तु की कीमत ज्यादा हो जाए और मनी वैल्यू कम हो जाए, तो क्या होगा? अब तो क्या होगा? हाँ बेटा वो भी कह सकते हो, आंतरिक मूल्य बाहरी मूल्य। इतनी सरल कठिन शब्द को यूज करना ही कि जब आसान भाषा में समझ में आ रहा है तो इसे ही आंतरिक मूल्य कह देते हैं। वस्तु मूल्य को आंतरिक मूल्य, बाहरी मूल्य हो गया, है ना। तो क्या होगा अब समझो। अब देखो, अब आप बोलोगे सर इसका एग्जाम्पल क्या है, कोई बताता हूं, बहुत सरल भाषा में। आइए बच्चों, आजकल के नोट सिक्के तो देखे ही होंगे तुमने, अरे हाँ है ना, आजकल के नोट सिक्के तो देखे ही होंगे, आप यूज करते हो। और सब ऐसी हैं हमारे जो इस परिभाषा के अकॉर्डिंग है, पहली वाली जिसको हम बोल देते हैं क्रेडिट मनी या टोकन मनी, है ना। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन भाई अगर आप ध्यान दोगे तो पहले के जमाने में तो बच्चों सोने चांदी के भी सिक्के चलते थे, और हो सके तुम्हारे घर में रखा हो सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का। नहीं हो सकता क्या? हो सके दादी ने रख रखा हो, बाबा के घर, बाबा के तिजोरी में रखा हो, दादी दादा के पास रखा हो, बहुत पुराने जमाने का चौंधे का चांदी और सोने का सिक्का। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मान लो तुम्हारे घर में तुम्हें मिला, एक एग्जाम्पल के तौर पर एक 10 रुपए का सिक्का मिला, लेकिन बच्चों वो पूरा का पूरा गोल्ड का बना है, सोने का बना है, और उसका वजन 5 ग्राम है। कितना है? 5 ग्राम। 5 ग्राम का सिक्का है। अब मुझे बताइए बेटा, अब मुझे खुद ही बताइए, क्या तुम इसे 10 रुपए में चला दोगी? ये चला दोगे? अगर चला दोगे तो मुझे दे दियो भैया, मैं ले लूंगा। ठीक है, चला दोगे 10 रुपए में? हैं? हाँ तो आप क्या बोलोगे, अरे सर जी 10 रुपए में कैसे दे देंगे, पता ना सोने के रेट क्या चल रहे हैं, 70 क्रॉस कर गया है। अरे हाँ है ना, 70 रुपए, 70,000 पार है। सही बात है नहीं है? 70,000 से ज्यादा है सोना, 70,000 ही मान लो। तो 5 ग्राम अगर वजन है तो मोटे मोटे तौर पर 35,000 रुपए हो गया। मोटा मोटा बताया 35,000 रुपया कॉस्ट हो गई, मोटा मोटा। तो आप बताओ, इसकी खुद की कीमत 35 है और मनी वैल्यू तो मात्र 10 ही होगी। और बताओ लो, हाँ तुम 35-70 के हिसाब से बता दिया, लो और बताओ, 70,000 के हिसाब से मैंने एक तोले का रेट। सही बात है। तो ये मनी क्या है? तो ये ऐसा मनी है जिसका सी भी ज्यादा हुआ और एम भी कम हुआ।
आया बात समझ में? और याद रखना बच्चों, अरे चलो मैं एग्जाम्पल, अब मैं क्या सुनार की दुकान पर थोड़ी बैठा हूं बेटा कि 86,000 है इतना, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये मनी कैसा है, ये मनी कैसा हुआ, जल्दी बोलो। इसी को बोलेंगे हम, कौन सा मनी? इसे बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी। रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि फुल बॉडी मनी। क्लियर हुआ? याद रखना हमेशा, जब सीवी ज्यादा एमवी कम, वो हो गया रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी। और उदाहरण आपने देखे लिए, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का, कोई ऐसी सिक्का जिसकी मेटल की वैल्यू बहुत ज्यादा है, प्लेटिनियम का सिक्का आ गया, भगवान न करे, है ना, ऐसा कुछ आ गया तो कुछ भी, मतलब गोल्ड कॉइन वगैरह हो जाएंगे, गोल्ड कॉइन हो गया, सिल्वर से कॉइन, चांदी का सिक्का। अरे हाँ है ना, जल्दी बताओ सारे बच्चे, क्लियर हो गया? लेकिन अगर कोई ऐसा केस हो जाए जिसमें दोनों बराबर आ जाए, जिसमें दोनों बराबर आ जाए, कौन दोनों बराबर आ जाए? सीबी और एमबी, तो उसे बोलते हैं फुल बॉडी मनी। फुल बॉडी मनी क्या बोलेंगे बच्चों से? फुल बॉडी। हाँ भाई, क्लियर हो गया? जल्दी बताओ सारे बच्चे, हाँ है ना, क्लियर है? आ गया समझ में? क्लियर हो गया? हाँ। अब बच्चों आप सोचोगे सर ऐसा कैसे हो जाएगा फुल बॉडी मनी में बराबर हो जाए? तो अब आप खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। ये तो भैया अगर देखा जाए, ये तो वही बात हो गई कल वाली, संयोग वाली बात है कि भैया कोई चीज ऐसी है या नोट ऐसा है, कोई सिक्का ऐसा है ना, कोई नोट ऐसा है, कोई सिक्का ऐसा है जिसको, जिसकी जिसकी खुद की कीमत, या सिक्का ही ले लो, मान लो सिक्का में होगी, नोट में तो हो नहीं सकती, उतनी ही है जितने की भैया जितना का वो खुद है, जितना उसके ऊपर लिखा है ना। जैसे मैं आपको बताऊं, अब तो नहीं, पहले के समय की बात है बच्चों, एक समय ऐसा आया था, आपने शायद करंट अफेयर्स या न्यूज वगैरह पढ़े होगा तो सुना भी होगा नॉर्मली, कि आपने सुना होगा कि सरकार ने बोला कि हमें 1 रुपए का सिक्का बनाने में 1 ही रुपया लग रहा है पूरा ना। ऐसा आ गया था समय कि 1 रुपए का सिक्का बनाने में सरकार को 1 रुपए का ही खर्चा आ रहा था, मतलब वो जो धातु थी वो 1 ही रुपए की हो रही थी, और 1 रुपए के सिक्के बनाए, 1 रुपए उसकी एक्चुअल में कॉस्ट थी। एक समय ऐसा आ गया था। उससे पहले ऐसा भी समय आया था जब 1 रुपए के सिक्कों को बनाने में खर्चा 1.5 रुपए का आने लगा था। अभी तो छोटा होता गया एक का सिक्का। आपने कभी पहले के सिक्के देखे हैं बच्चों? 1 के सिक्के, 2 के सिक्के देखे हैं कभी पहले वाले, पहले जमाने के? अगर आपने पहले जमाने के देखे होंगे तो कितने बड़े बड़े सिक्के होते थे, अरे हाँ है ना। लेकिन कभी सोचो धीरे धीरे छोटे 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 होते हुए इतना सा हो गया, पिद्दू सा हो गया आजकल वो पहले जमाने के पहले का याद है, 50 पैसे चल रहे थे, अठन्नी चवन्नी चलती थी पहले, अठन्नी, अठन्नी के बराबर हो गया आज 1 रुपए का सिक्का। क्यों हो गया? क्यों हो गया? कभी सोचे क्यों हो गया? अरे भैया क्योंकि उसको बनाने में जो धातु यूज हो रही है उसकी खुद की कीमत उससे ज्यादा हो रही है जितने का वो खुद ना है। और हमारे देश में जुगाड़ू लोग बहुत हैं। पता है क्या करा लोगों ने? जब लगा 1 रुपए का सिक्का है, जब लगा उन्हें 1 रुपए का सिक्का है, उसकी मेटल मान लो बना है वो उसका स्टील का, तो उन्होंने उसे स्टील को पिघला दिया और पिघला के कबाड़े में बेच दिया। और बताओ, अरे भारत में जुगाड़ है भैया हर चीज का। अब ये जुगाड़ तुमने सोचा था कभी? ये सब हो चुके हैं कांड हमारे भारत में, लोग ऐसे ऐसे महान हैं।
स्टील निकाल ली उसमें से, स्टील को निकाले कबाड़ा में बेचा है, दुकान में बेचा है, स्टील निकाल के पिघला के, सिक्के पिघला डाले और कुछ ना मिला तो सोच सकते हो, ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे भारत में। अब देखो इसमें लिखा है औपनिवेशिक काल के दौरान 1 रुपए का सिक्का चांदी धातु से बना था और इसका मौद्रिक मूल्य इसके बराबर ही था। उस समय की बात चल रही है, कितने साल पुरानी, औपनिवेशिक काल के दौरान की बात कर रहे हैं। तो मतलब वही है, प्रैक्टिकली एग्जाम्पल मिलना बहुत मुश्किल है ना। जैसे मैंने बोला कि एक समय ऐसा आया कि सरकार को 1 रुपए का सिक्का बनाने में भी 1 रुपए का ही खर्चा आने लगा, है ना, आया समझ में। चलिए ये मैंने आपको बता ही दिया है, क्लियर है। या सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का वगैरह इसमें आ जाते हैं। जल्दी बोलो, आया ना, क्लियर हो गया। हाँ। अब एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा सा है, जो हमें पढ़ना है, ठीक है। चलो स्टार्ट कर, वो है हमारा नियर मनी, निकट मुद्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। निकट मुद्रा नाम में ही आंसर है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। चलिए आइए, निकट मुद्रा क्या होता है, नाम में ही आंसर है। एक ऐसा पैसा जो कैश की फॉर्म में नहीं है, जो कैश की फॉर्म में नहीं है, नगद के रूप में नहीं है, लेकिन नगद के करीब है, नगद के करीब है, कैश के करीब है, जिसे कभी भी किसी भी समय हम नकद में बदल सकते हैं, उसे बोलते हैं निकट मुद्रा। या अर्थशास्त्र की भाषा में बोलूं, एक ऐसा मुद्रा जो बहुत ज्यादा अधिक तरलता वाला है। कैसा, तरल संपत्ति है। जो तरल संपत्ति का मतलब लिक्विड एसेट्स है। लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है बच्चों ऐसी संपत्तियां जिन्हें तुरंत कभी भी हम कैश में बदल सकते हैं, तरल संपत्ति है। क्या है, तरल संपत्ति। नगद नहीं है, नगद नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर आप उन्हें तुरंत नगद में बदल सकते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे गोल्ड, घर में रखी हुई ज्वेलरी, बताओ। अब जैसे आपके घर में आभूषण रखे हैं, गोल्ड रखा है, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, ऐसी सिस्टम आ गया, एक ऐसी हालात पैदा हो गए, एक ऐसे हालात पैदा हो गए कि आपको अचानक से क्या करना पड़ा, कैश की जरूरत पड़ गई। तो आप क्या करोगे, क्या अपना गोल्ड बेच नहीं सकते? क्या बेचने में 4 दिन लगेंगे उसे, बताओ। बोलो, बेचने में 4 दिन लगेंगे? अरे भैया 1 घंटे का काम है, 2 घंटे का काम है, जाओ बाजार में गोल्ड वाले को बताओ भैया मुझे पैसा चाहिए, ले भैया, उसे तोल ताल के अच्छे से चेक करेगा कितने का, जो आपको कैश पकड़ा देगा। तो आप कभी भी उसे बेच बाच के अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, है ना। तो वो पैसा जो बहुत ज्यादा तरल है, जिसको हम कभी भी किसी भी समय नगद में कन्वर्ट कर लें, है ना, तो उसे बोलते हैं तरल संपत्ति। और ऐसा मनी ही उसे हम कहते हैं निकट मुद्रा। क्या कहते हैं, निकट मुद्रा। जैसे गोल्ड हो गया, है ना, सिल्वर हो गया, सिल्वर भी हो सकता है, क्योंकि भाई अगर देखा जाए तो आपके यहाँ सिल्वर भी हम रखते हैं, सोने जैसे चांदी की पायल हो गई, है ना, आजकल चांदी की अंगूठी हो गई, लोग पहनते भी हैं, चांदी को भी आप तो अपने बाजारों में बेच सकते हो। गोल्ड की ज्यादा ज्यादा डिमांड होती है भारत में, कल्चर गोल्ड का है, इसलिए गोल्ड का हम ज्यादा एग्जाम्पल लेते हैं। सोना चांदी सभी आ रहा है इसमें, है ना। इसके अलावा जैसे चेक। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे आपको पैसा देना है, मुझे आपको पेमेंट करना है, ठीक है, मुझे आपको पेमेंट करना है, बता रहे हैं बेटा, बता रहे हैं, रुक जाओ, मुझे आपको पेमेंट करना है। अब मेरे पास भैया ऐसी स्थिति है कि मेरे पास कैश नहीं पड़ा, ना मुझे ऑनलाइन चलाना आता कुछ, तो क्या मैं आपको चेक काट के नहीं दे सकता? मैंने बोला ले भैया चेक काट रहा हूं, ले पकड़ जा, बैंक में लगा दे, मिल जाएगा पैसा, खत्म कहानी। मैंने हाथों हाथ चेक काटा, आपको दे दिया, आप बैंक गए, अपने बैंक में लगाया, पैसे आ गए खाते में, कैश में बदला नहीं बदला, तो वो भी हमारा क्या है, निकट मुद्रा है। ऐसी बच्चों आपने देखा होगा जब हम स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे, डिमांड ड्राफ्ट बनवाते थे, डिमांड ड्राफ्ट, डीडी जिसे बोलते थे,
डिमांड ड्राफ्ट, है ना। स्कूल कॉलेज की फीस जमा करने के लिए डिमांड ड्राफ्ट बनवाते थे, पता है। तो ये भी क्या है, ये भी तो निकट मुद्रा है, पैसा नहीं है, कैश नहीं है, लेकिन कैश के करीब है, जिसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, अपना पैसा, अपनी फीस जमा कर लेते हैं, बैंक में फीस जमा कर लेते हैं। आगे बात समझ में। नगद के रूप में नहीं है, लेकिन कभी भी किसी भी समय नगद में बदला जा सकता है, किसी भी समय नगद में बदला जा सकता है, उसे बोलते हैं हम क्या, निकट मुद्रा। क्लियर, आगे बात समझ में। इसका मतलब क्या होता है, विश्वास पर आधारित हो। किस पर आधारित हो, विश्वास पर आधारित हो। वो पैसा जो विश्वास पर आधारित है, ट्रस्ट पर आधारित है, तो समझ जाइए वही कहलाता है फिड्यूसरी मनी, है ना। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे विश्वास कहां से आ गया भैया, ये पढ़ाई लिखाई में कहां विश्वास आ गया, है ना, पैसे में कहां से विश्वास आ गया। कहने का मतलब क्या है, चलो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एक बहुत आसान से उदाहरण को लेकर, है ना। चलिए, अच्छा बच्चों, मान लो फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर हम आपके जीवन से ही जोड़ देते हैं, है ना, आपके जीवन से जोड़ लेते हैं एक छोटा सा सरल सा उदाहरण जो जल्दी समझ में आ जाएगा। क्या, मान लीजिए बच्चों, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को पैसा उधार दिए, ठीक है, किसी दोस्त को पैसा दिया, है ना। अब मान लो उसको जरूरत थी, आपका बचपन का दोस्त है, काफी पुराना दोस्त है, आपने सोचा भैया, चलो भैया उसे जरूरत है, तो आपने भाई उसकी मजबूरी समझ के आपने उसकी मदद कर दी। भाई आपने तो अच्छा काम करा, उसकी मदद कर दी, लेकिन भाई एक बात सोचने की है कि उसको भी तो अब आपको पैसा लौटाना होगा, है ना। तो आपने बोला भैया अब देखो तुम्हारा काम हो गया है, अब एक काम करो, जो हमने आपको पैसा दिए थे वो वापस कर दो भैया। तो उसने बोला ठीक है भाई, मैं तुम्हारे पैसे वापस करूंगा, दूंगा, बिल्कुल दूंगा। और ऐसे ही करते 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 बच्चों, मान लो पूरा 1.5-2 महीना गुजर गया। आपने भी उसे 1-2 बार टोका, 2-3 बार बोला, लेकिन उसने बोला हाँ भाई करवाता हूँ करवाता हूँ करवाता हूँ, है ना। चलो भाई, अब आपने तो भैया अपना पैसा दे दिया, लेकिन अब आप अपना पैसा मांग रहे हैं, तो वो पैसा देना नहीं चाह रहा। अब मान लो देना नहीं चाह रहा या है नहीं, वो जाने, है ना। अब तुमने सोचा भाई क्या किया जाए, क्या किया जाए, तो तुमने थोड़ा सा उसके घर परिवार में पता करा, मोहल्ले वालों से पता चला, तो पता चला तो भैया वो तो लड़का ऐसा है, वो तुम्हारा तो छोड़ो, अपने पड़ोस वालों का भी पैसा लेके बैठा है, अपने घर वालों का, रिश्तेदारों का भी पैसा लेके बैठा है। और पता चला वो तो भैया ऐसा लड़का निकला, वो तो सबसे अपनी मजबूरी गाता है, पैसा लेता वापस करता नहीं है। अब बताओ बच्चों, खुद सोचो, तो समझ गए तुम कि भैया ये तो हमें गोलियां दे रहा है, गोली पे गोली दे रहा है। समझ गए, समझ गए। तुम्हें डर लगने लगा, आज तो बेटा मेरा पैसा गया, अब निकलवाना है तो भैया अब तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। और तुमने क्या किया, तुमने सोचा आज तो अपना पैसा लेके छोड़ूंगा, और घर पे जाके बैठ गए। तुमने तुम्हारा फोन उठाना बंद कर दिया, तुम्हें नंबर ब्लॉक में डाल दिया, सब कुछ कर दिया। तुमने सोचा ऐसे कैसे बचेगा, मानेगा थोड़ी। आज तेरे घर पे आके बैठ गए और तुमने पूरा इंतजार करने लगे, कहाँ है। घर वाले बोले वही तो भैया है ही ना, सुबह से आएगा, शाम में देख लेना, वो तो सुबह भाग जाता है। तुमने बोला ठीक है, आराम से बैठ गए, आज कुर्सी डाल के आराम से वहीं चाय नाश्ता खाना पीना किया, आने दो आज तो। और भैया सीधी सी बात है, वो कैसे तैसे करके शाम में आता है घर पे लौट के। और जैसी शाम में आया, तुमने दबोच लिया, आजा बेटा इधर को आ, तू बहुत हो गया तेरा, खूब गोलीबाजी हो गई है, आज तो तेरे से पैसा लेके ही छोड़ेंगे, आज नहीं मानेंगे। तुमने बोला भैया पहले तो ये बता, तूने हमारा नंबर बंद क्यों कर दिया, ब्लॉक कर दिया है। उसने फिर आपको अपनी बातों में फंसाना, ट्रैप करना शुरू करा। अब मान लो आपने बोला नहीं जी, जो बात है अलग, देख तुझसे मुझसे कोई मतलब नहीं, मैंने तुझे पैसा दिया, मुझे मेरा पैसा वापस कर, तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, सीधी सी बात है। अब उसने गुस्से में आ गए, ऐसे कैसे नहीं है भाई। तुमने क्या करा, उसके बोला ठीक है तलाशी देगा। तुमने भैया उसका पर्स चेक कर लिया, उसके कपड़े उपड़े की तलाशी ले ली, और वास्तव में देखा उसके पास नहीं थे पैसे। अब मान लो वो तुमसे बोले देख भाई अभी मुझे 2 दिन में पेमेंट मिलने वाला है, कहीं से पैसा आने वाला है, 2 दिन बाद ले लेना। तो तुम समझ गए, ये तो फिर से गोलीबाजी कर रहा है, इसके तो 2 दिन ही ना आने वाले। फिर तुमने बोला भैया कि मुझे तो आज ही पैसा चाहिए, मुझे तो आज ही पैसा चाहिए, चाहे कहीं से भी दे। अब देखो बच्चों, अब वो भी समझ गया कि भैया आज तो ये जिद पे अड़ गया है, आज तो ये जिद पे अड़ गया है, ये मेरी बातों को नहीं सुनने वाला। तो उसने पता है क्या बोला,
उसने बोला चल एक काम करते हैं, क्या करते हैं कि मेरी बात सुन ध्यान से, मेरी बात सुन ध्यान से, एक काम करता हूं, 2 दिन में मेरे खाते में पैसा आ जाएगा, ले भाई मैं तुझे बैंक का चेक दे रहा हूं, ये चेक पकड़, जा बैंक में लगा देना, तेरे पैसा वापस कर रहा हूं मैं। तो अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ सारे बच्चे, क्या ऐसे व्यक्ति का चेक लेना पसंद करोगे? कुछ सोचो। जो तुम्हें 2 महीने से 4 महीने से टरकाए जा रहा है, गोली पे गोली दिए जा रहा है, जिसका रिकॉर्ड तुमने आस पड़ोस में पूछ लिया बिल्कुल खराब है, करोगे? नहीं ना भाई, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो विश्वास योग्य व्यक्ति ही नहीं है। हो सकता है ये भी उसका जाल हो। तो आप बोलोगे भैया सुन ले ध्यान से, हमें चेक फेंकना चाहिए, हमें कहीं से भी ला, चाहे दोस्त से मांग, चाहे कहीं से भी लाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो आज नगद पैसा चाहिए। तो मतलब आपने क्या देखा कि चेक जो होता है, जो हमें बैंक की चेकबुक वगैरह मिलती है, उसका जब हम इस्तेमाल करते हैं वो तो जब ही करेंगे ना। या मान लो अगर कोई व्यक्ति तुम्हें चेक दे रहा है या मैं किसी से चेक ले रहा हूं, वो जब भी तो लेंगे जब हमें उसके ऊपर विश्वास हो। अरे हाँ है ना। अगर विश्वास नहीं होगा तो हम कभी भी चेक का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, क्योंकि यह क्या है, यह हमारे विश्वास पे काम करता है ना। तो वही पैसा बच्चों जो विश्वास पर आधारित होता है, जिसके लिए दोनों के बीच में विश्वास होना जरूरी है, तो उसी ही को बोलते हैं फिड्यूसरी मनी। क्लियर हुआ? और इसी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्या? चेक। जो हमें चेक यूज करते हैं, बैंक से चेक मिलता है, वही इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर आपको याद हो अगर आपको याद हो तो आपने एक बात नोटिस करी होगी बेटा, कि आपने पिछली क्लास में नियर मनी पढ़ा था नियर मनी। उसमें भी मैंने आपको बताया था चेक इसका उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसको भी हम कभी भी बैंक में लगा के कैश में बदल सकते हैं, है ना। वो भी हमारा अधिक तरलता वाला उपकरण है। तो याद रखना, चेक अगर देखा जाए तो वो नियर मनी में भी आता है, और वो विश्वास वाले पैसा मतलब फिड्यूसरी मनी में भी आता है। ये दोनों का उदाहरण है, याद रखिएगा। क्लियर हुआ? जल्दी बोलो हाँ या ना। बात समझ में आ गई? एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए। चलिए, अब अगला मनी है बच्चों हमारा हॉट मनी। अब ये क्या होगा सर, ये कौन सा पैसा है? हॉट मनी। अब ये मत बना दियो इसका मतलब गर्म पैसा, कहीं पता चला इसे तवे पे रख दिया और गर्मा गर्म पैसा हो गया है। हॉट मनी का मतलब क्या है, याद रखना। इसे बोलते हैं सरल भाषा में, हिंदी में, चलायमान मुद्रा। कौन सी मुद्रा? चलायमान मुद्रा। चलायमान का नाम से समझ पा रहे होंगे, जो चल के आई है। अरे भैया कहां से चल के आई है? कहीं से तो आई है। चलो समझाते हैं। देखो भाई, एक सिंपल वे में, हाँ बिल्कुल सरल भाषा में हम आपको समझाएं तो आप ऐसे समझो। मान लो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, आपके परिवार का कोई सदस्य, आपका दोस्त यार मित्र या परिवार का सदस्य है, मान लो दुबई में नौकरी करते हैं, है ना। क्या करते हैं? दुबई में जॉब करते हैं, या मान लो कहीं सऊदी में जॉब करते हैं। हमारे भारत के बहुत से लोग हैं जो दुबई सऊदी में काम करते हैं, है ना। तो भाई सीधी सी बात है, क्या वो अपने भारत वालों को, जो अपने मम्मी पापा घर परिवार के सदस्य, उन्हें पैसा नहीं भेजते होंगे? बिल्कुल भेजते होंगे, है ना। अब मान लो कोई दुबई में बैठा है बच्चों, सऊदी में बैठा है, और वो वहां से पैसा भेजता है भारत में, इंडिया में भेजता है। ध्यान सुनना। अब मान लो वहां पे उसने 100 दिनार कमाए। कितने दिनार कमाए? 100 दिनार कमाए। तो एक बात बताओ, क्या वो भारत में जब आएंगे तो क्या 100 दिनार की वैल्यू 100 ही रहेगी? कुछ सोचो भाई। अगर मान लो 1 दिनार 250 रुपए का है, तो 100 दिनार तो सीधे 25,000 रुपए हो गए। अरे हाँ है ना। तो वहां के 100 दिनार कितने बन गए? 25,000 बन गए सीधे सीधे। तो आपने देखा कि एकदम से वैल्यू उसकी काफी ज्यादा बढ़ गई, और कई गुना बढ़ गई, है ना। तो यही पैसा जो एक देश से चल के दूसरे देश में आता है, वही क्या कहलाता है? हॉट मनी कहलाता है। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं, तो जितने भी विदेशी मुद्राएं आती हैं हमारे भारत में, जैसे डॉलर आ रहा है, यूरो आ रहा है, पौंड आ रहा है, दिनार आ रहा है, तो ये सब क्या है? ये सब हॉट मनी है नहीं है? अरे हाँ है ना। तो कभी कभी पेपर में ऐसे पूछ लेता है, बताओ विदेशी मुद्रा कितने किसका उदाहरण है?
है ना। विदेशी मुद्राओं को हम किस में लिख सकते हैं, विदेशी मुद्रा हमारा हॉट मनी का ही उदाहरण के रूप में जाना जाता है। और याद रखना बच्चों, विदेशी मुद्राओं को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, फॉरेक्स कहते हैं, ये भी याद रखना। फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज मतलब विदेशी मुद्रा। अब पेपर में ऐसे पूछ लेता है कभी कभी कि अर्थशास्त्र में फॉरेक्स का मतलब बताओ, खेल खत्म, इतनी सी बात पूछ लेगा वो तुमसे। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा सरल भाषा में बोल देते हैं। क्लियर हुआ। तो जितनी भी विदेशी मुद्रा हैं जो विदेशों से हमारे देश में आई हैं, वो सब क्या है, वो सब चलायमान मुद्रा होती हैं, या उन्हें हम हॉट मनी के नाम से भी जानते हैं। बात चल रही, बोलो सारे बच्चे, क्लियर हो गई सारी बातें, है ना। और एक बात अगर आप देखोगे तो आपने एक बात नोटिस करी होगी कि यहां पे आपने देखा कम समय में एकदम से वैल्यू बढ़ जाती है ना। तो ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देती हैं। कैसा देती हैं, अल्प समय के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए क्या देती हैं, लाभ देने वाली मुद्रा होती है ना। भाई शॉर्ट टर्म ही तो है, क्योंकि आपको कुछ करना थोड़ी है, वहां पे 100 थे, यहाँ भेजे, तुरंत उनकी वैल्यू बढ़ गई, एकदम से इनकी वैल्यू खूब ज्यादा परिवर्तित हो जाती है और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट प्रोवाइड करती है ना। एक बात और याद रखना, कभी कभी पेपर में क्वेश्चन अगर डीप में क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछ सकता है, हॉट मनी किस प्रकार का मनी है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ऐसे। तो याद रखना, तो उस केस में हम क्या लगाएंगे, शॉर्ट टर्म मनी लगा के आएंगे, ना कि लॉन्ग टर्म मनी लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है, जल्दी बोलो बेटा। टैक्स फैक्स की बातें बाद में पढ़ेंगे, पहले मुझे ये बताओ, इतनी बात समझ में आ गई, यस और नो। हॉट मनी क्या होता है, क्लियर हो गया। जब एक देश से दूसरे देश में मुद्रा जाती है और उसकी वैल्यू अगर एकदम से अचानक बढ़ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, हॉट मनी के नाम से जानते हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं। प्लास्टिक मनी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाम में ही आंसर है। भाई आजकल आप देखते होंगे कि हम विभिन्न विभिन्न प्रकार के डेबिट कार्ड का यूज करते हैं, जिसे एटीएम कार्ड बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं नहीं करते हैं। तो ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड क्या है, अरे भाई ये प्लास्टिक के फॉर्म में तो होते हैं, आपने देखे होंगे, यूज भी करते हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एक अलग नाम दे दिया जाता है, इन्हीं को हम प्लास्टिक मनी कह देते हैं, है ना। अब जैसे मान लो बच्चों, मैं बाजार गया या आप बाजार गए, है ना, आपने भी कोई चीज सामान खरीदी, अब आपके पास पैसे नहीं थे, है ना, आपके पास कैश नहीं था, तो आप क्या कर सकते हो, क्या कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकते, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप क्रेडिट कार्ड से, अगर आपकी लिमिट अच्छी है, आपके खाते में पैसे पड़े हैं, तो एटीएम कार्ड से भी कर सकते हैं। अरे हाँ है ना, जल्दी बोलो सारे बच्चे, क्लियर है, हाँ या ना, पक्का बताओ, बात समझ में आ गई। तो प्लास्टिक मनी क्या होता है, एक ऐसी मुद्रा जो प्लास्टिक के रूप में काम होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिक मनी के नाम से जानते हैं। क्लियर है, जल्दी बोलो सारे बच्चे, यस और नो, बात समझ में आ गया। बेटा मैं उर्दू में पढ़ा रहा हूं, शोएब अहमद, ये उर्दू लिखी है इधर, ये उर्दू है या अरबी है, क्या है ये, मैं हिंदी में नहीं पढ़ा रहा तुम बच्चों, ये बोल रहे हैं कि भैया हिंदी में दे दो, ये बेटा हिंदी ना है ये। भैया इस भाषा को कौन सी भाषा कहते हैं, मुझे बता दो, आविष्कारक हो तुम ही बता दो, आविष्कार कर लो भैया। भैया आविष्कारक हो तो मैं आविष्कारक ही बोलूंगा मैं, क्योंकि तुम्हें तो हिंदी नजर नहीं आ रही है, कुछ उर्दू नजर आ रही है, क्या ही बोलूं मैं तो। आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं, टाइम पास करने आए हैं बस, उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। अरे पढ़ लो भैया, जो समझा रहा हूं उस पर फोकस कर ले, ना तो ऐसी हिंदी अंग्रेजी हर एक क्लास में लिखता रहेगा बस तू, कुछ नहीं होने वाला। आओ इधर, प्लास्टिक मुद्रा समझ में आ गई, प्लास्टिक मनी समझ में आ गई, एक ऐसा मुद्रा जो हमारे प्लास्टिक के रूप में होते हैं, जैसे हमारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बताओ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड किस प्रकार के मुद्रा के उदाहरण है, 1 मिनट में खत्म, 1 मिनट में खत्म। तो किसके उदाहरण है, सब प्लास्टिक मनी के उदाहरण है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया, कुछ और मत लगा दियो ना तो नंबर गायब हो जाएंगे। ऐसी बच्चों आजकल के समय में अगर हम बातचीत करें तो आजकल हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि आप देखते होंगे पेटीएम यूज कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, फोन पे यूज कर रहे हैं हम, है ना, यूपीआई यूज कर रहे हैं हम, कर रहे होगे आप भी, भीम यूज कर रहे होगे, है ना, कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो फटाफट फटाफट, इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग यूज कर रहे हैं। तो ये क्या है, तो इन्हीं सभी को अगर हम बातचीत करा जाए तो हाँ, इसे हम वर्चुअल मनी भी कह सकते हैं, इसे हम डिजिटल मनी भी कह सकते हैं, और इसे ही हम ऑनलाइन मनी भी कह सकते हैं। याद रखना,
वर्चुअल मनी पेपर में कह दे, आभासी मुद्रा जिसे आप बोलते हो, है ना, वर्चुअल मनी कह दे, डिजिटल कह दे। अब डिजिटल को भैया कोई हिंदी में बता दियो, मेरी इतनी हिंदी अच्छी नहीं है भैया। ऑनलाइन कह दे, इसकी भी हिंदी बता दियो बेटा कोई हो तो तुम्हारे अंदर है कोई, देखता हूँ कितनी अच्छी तुम्हारी हिंदी। आज डिजिटल का हिंदी मतलब बता बेटा, डिजिटल क्या कहेगा, है ना भाई। हिंदी है तो आ जाओ जरा, हिंदी में बताओ डिजिटल को हिंदी में क्या कहोगे, और ऑनलाइन को हिंदी में क्या कहोगे, बताओ ना इसका हिंदी मतलब। तुम्हें तो बिल्कुल शुद्ध हिंदी चाहिए, बताओ, दम है तो बताओ आज, कब निकल जाएगी तुम्हारी हिंदी की ये कड़ी 1 मिनट में। तो ये सब का मतलब सेम है। तो इन सब का मतलब क्या होता है बच्चों, याद रखना, जो हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं जैसे पेटीएम, गूगल पे, है ना, ये सब किसमें आएगा, सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। पेटीएम हो गया, लिख भी देता हूं, गूगल पे हो गया, यूपीआई हो गया, है ना, करते हो नहीं करते हो यूज, जल्दी बताओ, है ना। आजकल तो यही चल रहा है अपने जीवन में, और क्या चल रहा है ना। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, सब इसमें आ जाता है, सब इसमें आ जाता है, एक्सेट्रा। जितने भी हम आजकल फोन की सहायता से पैसे को इधर से उधर कर रहे हैं, तो सब इसे कहते हैं। बेटा ये तो अंग्रेजी का शब्द भी, विवेक बाबू, डिजिटल को तुमने हिंदी में डिजिटल लिख दिया, इसका हिंदी में मतलब बताओ ना, प्रॉपर हिंदी में जो होता है, होगा तो बताओगे ना। यही तो मुसीबत है बेटा भारत की, ना तो हमें हिंदी सही से आवे, ना अंग्रेजी सही से आवे। ये भारत का दुर्भाग्य है, याद रखियो। तुम्हें कुछ ना आतो, हमें कुछ ना आतो, ना हिंदी आती ना अंग्रेजी आती, इसलिए कहते हैं हिंग्लिश, हिंग्लिश पढ़ो। ना अंग्रेजी पढ़ सकते सही से, ना तुम हिंदी आप पढ़ सकते सही से, ठीक है। हाँ जी, ना मिलेगा बेटा हिंदी में, क्योंकि डिजिटल माने डिजिटली लिखा होता है जैसे तुमने लिखा है, वही होता है, ठीक है। हाँ, उसका कोई मीनिंग होता ही नहीं है। अब ऑनलाइन का मतलब क्या होगा, ऑनलाइन ऐसे तो लिखे हो, तो देख लो ऑनलाइन, ऑनलाइन ऐसे लिख देंगे हर जगह, ऑनलाइन क्या है, जल्दी बोलो भाई। अगर हम बोले जो हमारी भारत की मुद्रा है उसे क्या कहते हो आप, भारत की करेंसी क्या होती है, याद रखना, INR होती है। क्या होती है, INR। अब रुपये, रुपया मत लिख देना, INR लिखना, पूरा लिखना INR, इंडियन रुपी। क्यों, क्योंकि रुपी तो बेटा नेपाल में भी चलता है, और रुपी पाकिस्तान में भी चलता है। पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तान रुपी, नेपाल की मुद्रा है पाकिस्तान नेपाली रुपी, और हम भारत की बात करेंगे तो आपने देखा होगा INR शब्द यूज होता है, मतलब इंडियन रुपी। क्या होता है, इंडियन रुपी। क्लियर है, इतना तो पता ही होगा आप सब बच्चों को, उम्मीद है आप सब जानते ही होंगे, है ना। अब भाई हम भारत की जो मुद्रा या करेंसी होती है उसे हम दो रूपों में इस्तेमाल करते हैं, है ना। एक तो नोटों के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और एक भैया हमारे सिक्कों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बस खत्म सिखा, नोट और सिक्के, है ना, समझ रहे हो, नोट और सिक्के दो ही रूप में इस्तेमाल करते हैं, सही बात है ना। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ा थोड़ा पहले नोटों के बारे में दोस्ती करनी है, फिर हमें सिक्कों के बारे में दोस्ती करनी है, और फिर जब नोट और सिक्कों के बारे में थोड़ी थोड़ी दोस्ती हो जाएगी, फिर हम दोनों को एक साथ लेकर पढ़ेंगे, है ना। नोटों के गुण क्या हैं, सिक्कों के गुण क्या हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और पेपर में थोड़ा बहुत उन्हें कंबाइंड एक साथ पढ़ लिया जाएगा, है ना। चलो पहले नोटों को लेके बात कर लेते हैं। भाई अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, वैसे तो बेसिक सी बात है, आप हर कोई बच्चा जानता ही है कि हमारे देश में जो भी नोट हम और यूज करते हैं, आप और हम जो नोट यूज कर रहे हैं, वो सब कौन बनाता है, RBI बनाता है। एक संस्था का नाम सुना होगा आपने, भारतीय रिजर्व बैंक, जल्दी बोलो हाँ, है ना। तो सारे नोटों को छापना, नोटों को बनाने का काम किसके अंदर है, RBI के अंदर है ना, पक्का। तो हमारे देश में जितने भी नोट बनते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों, वो हमारा सबका सब किसके अंदर होगा, वो सब RBI के अंतर्गत आता है। लेकिन एक शर्त है, क्या, 1 रुपए के नोट को छोड़कर, याद रखना, 1 रुपए के नोट को छोड़कर, 1 रुपए के नोट के ऊपर जो अधिकार है बच्चों, वो सरकार का है। किसका है, भारत सरकार का है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में रखना है, ठीक है। 1 रुपए के नोट को छोड़कर सारे के सारे नोट हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत आते हैं, यानी कि RBI के द्वारा ही हमारे देश में नोटों को छापा जाता है। ये तो रही नोट की कहानी। सेम अगर सिक्कों की बात करूं तो याद रखना, सारे के सारे सिक्के, ये सिक्के का मंत्रालय किसका है, ये भारत सरकार ही है। कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं तो हमारे सिक्के किसके अंदर आते हैं,
भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं एक का नोट किसके अंतर्गत आता है, तो आप जवाब देंगे भारत सरकार के अंतर्गत आता है। तो एक का नोट और सारे सिक्के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग है, और बचे कुछ सारे नोटों को छापना बनाना वो किसके अंतर्गत है, वो हमारे आरबीआई के अंतर्गत है ना। अब दूसरी बात सुनना ध्यान से भाई, अगर आप ध्यान देंगे तो आपने देखा होगा जो हमारे नोट होते हैं उस पे साइन होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं। देखें साइन, देखें नोटों के ऊपर, जल्दी बताओ है ना। तो पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है नोटों के ऊपर कौन साइन करता है, तो कॉमन सेंस की बात है। अगर सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछ ले तो ये तो हमें पता है, अगर यकीन ना हो तो अभी नोट निकाल के चेक भी कर लो। तो हमेशा याद रखना, हाँ नोटों के ऊपर जो आरबीआई के गवर्नर साहब होते हैं, कौन होते हैं, गवर्नर साहब, जो वर्तमान में कौन है, वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे पूरा टॉपिक, है ना। गवर्नर कहाँ का, आरबीआई का गवर्नर, ठीक है, वो साइन करते हैं। तो वर्तमान में हमारे संजय मल्होत्रा जी हैं, पता है इस समय कौन है, संजय मल्होत्रा जी हैं, याद रखना। तो वर्तमान में संजय मल्होत्रा जी गवर्नर के तौर पर काम कर रहे हैं, तो उनके हस्ताक्षर होंगे। वैसे आरबीआई टॉपिक आगे पढ़ेंगे तो वहां पे बताएंगे, है ना। फिलहाल याद रखना नोट के ऊपर आरबीआई के गवर्नर साहब के साइन होंगे, है ना। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, जब एक का नोट आरबीआई के अंतर्गत नहीं है तो क्या उसके ऊपर भी हमारे आरबीआई के गवर्नर साइन करेंगे, नहीं करेंगे भाई, कॉमन सेंस की बात है। जब एक का नोट आरबीआई के अंतर्गत आता ही नहीं है तो उसके ऊपर तो साइन करने का अधिकार है ही नहीं आपके पास। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पेपर का, 1 रुपए के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है। और आपको पता है बच्चों एक का नोट कहां आता है, एक का नोट सरकार के अंतर्गत आता है। और सरकार में कौन आएगा, अरे भाई वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, पैसे वाला मंत्रालय देखेगा। लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो बहुत से बच्चे इसका आंसर लगाते हैं वित्त मंत्री। कभी भी वित्त मंत्री मत लगा दियो, ना तो खेला हो जाएगा, खेला खत्म। हमेशा याद रखना 1 रुपए के नोट पर साइन कौन करता है बच्चों, मंत्री साहब नहीं करते, धन्यवाद धन्यवाद, उनके सचिव साहब करते हैं। कौन, वित्त सचिव साहब करते हैं। तो 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं, ना कि आरबीआई के गवर्नर के होते हैं, और ना ही वित्त मंत्री के होते हैं। क्लियर हुआ, जल्दी बोलो पहले मुझे हाँ या ना, इतनी सी बात समझ में आ गई। ये सब बातें अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे लिखी भी है, हिंदी में भी और अंग्रेजी में, जैसा चाहो वैसे आप पढ़ सकते हो। देखो लिखा हुआ 1 रुपए के नोट को छोड़कर आरबीआई के पास अधिकार है, सभी सिक्के सभी 1 रुपए का नोट भारत सरकार के हस्ताक्षर वित्त सचिव के होते हैं। क्लियर हो गई बातें, जल्दी बोलो हाँ या ना। चलिए अब कुछ और बात भाई, जैसे कि अब वैसे हो सकता है तुम्हारे पेपर में आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा पढ़ ही लेते हैं, क्या दिक्कत है पढ़ने में, है ना। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्या, अरे पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है ना, आ गया तो आप कर तो लोगे। कि अगर मान लो क्वेश्चन पूछ ले कि हमारे देश में जो नोट छापता है वो आरबीआई छापता है, हमें पता है भाई आरबीआई का अधिकार है, तो आरबीआई के पास ये जो अधिकार है भाई कहां से आया, भाई कहीं तो लिखा होगा कि हमारे देश में आरबीआई नोटों को छापेगा। तो बच्चों याद रखना आरबीआई भी नियम और कानूनों में बंधा हुआ है, और आरबीआई क्या करता है, एक कानून फॉलो करता है जिसका नाम है आरबीआई एक्ट, और ये आया था बच्चों 1934 में, वो हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। आरबीआई एक्ट कब आया, 1934 में आया। तो आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन नंबर 22, कौन सा, 22, तो आरबीआई एक्ट के अंदर अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे एक सेक्शन है, एक धारा है 22वें नंबर की, है ना। तो याद रखिएगा बच्चों, उसी में साफ साफ लिखा है कि हमारे देश में नोटों को छापने का अधिकार किसके पास है, आरबीआई के पास है। तो आरबीआई के पास नोट छापने का अधिकार कहां से आया, तो सेक्शन नंबर 22 जो है आरबीआई एक्ट 1934 का, आरबीआई को नोट छापने का अधिकार प्रदान करता है। क्लियर हुआ, ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है, लेकिन मान लो आ गया तो आप कर तो देंगे, है ना। तो सेक्शन नंबर 22 एक याद रखना, बस खत्म कहानी। कौन से कानून का है, आरबीआई अधिनियम का है, आरबीआई अधिनियम 1934 का सेक्शन नंबर 22 आरबीआई को नोट छापने का अधिकार प्रदान करता है ना। चलो ये छोटी छोटी सी बातें उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर हमारे देश में जो नोटों को छापा जाता है वो कहाँ पे छापा जाता है। भाई अब ऐसा तो है नहीं कि आरबीआई के गवर्नर साहब अपने घर में छापेंगे नोट बैठ के, है ना। भाई कहीं तो बनता होगा, जो 4 जगह नोटों को छापा जाता है।
है ना। अब कहाँ कहाँ छापा जाता है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि आखिर हमारे भारत में कौन कौन सी जगह है जहां पे नोटों की छपाई होती है, या जहां पे हमारे देश में क्या बनी है, प्रिंटिंग प्रेस बनी है। अब प्रिंटिंग प्रेस को बच्चों प्रिंटिंग प्रेस ही बोलोगे, अब छपाई वो मत बोलना ना कहीं नोटों की छपाई की जगह, है ना। प्रिंटिंग प्रेस ही होता है, प्रॉपर वर्ड यही है। चलो इधर भी बता देंगे, क्या बताएंगे, पहले इनको देख लो। अब कहाँ कहाँ है नोटों की छपाई, 4 जगह। कहाँ कहाँ, आइए नंबर फर्स्ट। एक जगह का नाम सुना होगा बच्चों आपने, देवास। क्या लिखा मैंने, देवास। अब देवदास मत कर दियो, कहीं पर चला शाहरुख खान देवदास बना दो। देवास कौन से उसमें है, राज्य में है, बताओ। देवास कौन से उसमें है, स्टेट में, वेरी गुड, मध्य प्रदेश, बहुत बढ़िया। तो देवास कहाँ है, एमपी में है, मध्य प्रदेश का देवास। एक तो आपने सुना ही होगा, आप जानते भी हैं बहुत अच्छे से, नासिक। नासिक कहाँ है बच्चों, महाराष्ट्र में है ना। देवास हो गया, नासिक हो गया। एक जगह का नाम सुने होंगे आप, मैसूरू। मैसूर का नाम सुने हो, तो अब इसे मैसूरू कहते हैं, है ना। ये कहाँ है, कर्नाटका में है ना। ये कर्नाटका में है, देवास, नासिक, मैसूर। और एक और जगह है, हो सकता है वहां से हमारे क्लास के बच्चे भी जुड़े हों, वो है सालबोनी। सलोनी मत लिख दियो, कहीं सलोनी का नाम याद आ जाए। क्या है, सालबोनी। और ये कहाँ पड़ता है, वेरी गुड वेरी गुड, पश्चिमी बंगाल में, बहुत बढ़िया, वेस्ट बंगाल। हो सकता है हमारी कक्षा में यहाँ से बच्चे जुड़े हों, कोई है सालबोनी से, या पश्चिम बंगाल का कोई है, बताओ भाई है तो ये 4 जगह हैं बच्चों जहां हमारे देश में नोटों की छपाई होती है ना, जहां पे नोटों को छापा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ बच्चों, आप ही मैं पूछूंगा, जैसे नोटों को छापा जा रहा है तो उनके लिए क्या बना है भाई, उनके लिए तो प्रिंटिंग प्रेस हो गई, है ना। उनके लिए तो क्या हो गई, प्रिंटिंग प्रेस। जहां पे नोटों की छपाई हो रही है वो क्या हो गई, प्रिंटिंग प्रेस। लेकिन भाई सिक्कों को भी तो बनाया जाता होगा कहीं ना कहीं, सिक्के भी तो बनते होंगे, सिक्के भी तो बनेंगे। अब आप मुझे बताओ, क्या सिक्कों को हम नोटों की तरह छाप सकते हैं, भाई सिक्कों की छपाई थोड़ी होगी यार। सिक्के तो भैया धातु के बनते हैं, स्टील के बनते हैं, उन्हें तो कूट काट के बनाया जाएगा, मेटल के, है ना। उनकी क्या होती है, उनकी ढलाई होती है, ढाला जाता है, उन्हें कूट काट के ढाला जाता है, हाँ ढालेंगे उसे। और जहां पे बच्चों ढलाई होती है, उन फैक्ट्रियों को कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं मिंट फैक्ट्री। क्या बोलते हैं, मिंट फैक्ट्री, हाँ मिंटिंग होती है, वेरी गुड। और अगर हम बातचीत करें, हिंदी में कहते हैं, एक जगह का नाम जरूर सुना होगा आपका, टकसाल। क्या कहते हैं, टकसाल, है ना। टकसाल का नाम सुने हो, हाँ जी, ये वही जगह है जहां पे हमारे देश में नोट सिक्कों को बनाया जाता है ना। तो दोनों में लिख देता हूं, अंग्रेजी में भी लिख देता हूं, मिंट फैक्ट्री। तो मिंट फैक्ट्री का मतलब जहां सिक्के बनते हैं, या हिंदी में क्या कहते हैं इसी को, सिक्के बनाने की जगह। तो एक तो कहीं और मत जाओ, नोएडा में आ जाओ, नोएडा। और नोएडा कहाँ है, उत्तर प्रदेश, है ना, यूपी दिल्ली के पड़ोस में नोएडा में आ जाओ, है ना। और बड़े बड़े जगह आ जाओ, मुंबई में पहुंच जाओ, देश में नोटों को बनाया जाता है। और इन 4 जगह हमारे देश में सिक्कों को बनाया जाता है। तो नोट बनाने की जगह ये हो गई, और सिक्के बनने की जगह क्या है, हमारे टकसाल हैं। तो पहले मुझे सारे बच्चे बताओ, इतनी बातें समझ में आ गई आप सबको, हाँ या ना, क्लियर है कि कहाँ कहाँ हमारे देश में नोटों की छपाई होती है, और कहाँ कहाँ हमारे देश में सिक्कों को बनाया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ और बातों के ऊपर बातचीत करते हैं। अब भाई जैसे कि अब कुछ थोड़ा सा हम सिक्कों के इतिहास में जा रहे हैं, बहुत ध्यान समझना, है ना। कभी कभी क्वेश्चन हो सकता है, मे बी डीप में पूछ ले तो आ ही सकता है, ठीक है। अब मेरे शब्दों को ध्यान सुनना भाई, जैसे कि अगर आप ध्यान दें तो वर्तमान में हम नोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं और सिक्कों का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि जो प्रणाली हम वर्तमान में इस्तेमाल कर रहे हैं, उस प्रणाली का नाम क्या है। इस प्रणाली को कुछ भी तो कहते होंगे ना, कुछ कोई मुझे बता सकता है, कोई बताया कमेंट बॉक्स में, कौन सी प्रणाली हम वर्तमान में यूज कर रहे हैं नोट और सिक्कों की। अरे मौद्रिक प्रणाली, कौन सी प्रणाली हो गई, नहीं 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 नहीं, गलत जवाब, वेरी गुड, एक बच्चे ने लिखा सही। याद रखना, जो वर्तमान में हम जो प्रणाली इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों, इसे बोलते हैं दशमलव प्रणाली।
आजादी से पहले का कोई सिक्का पिक्का देखेंगे तो आपने देखा होगा उसके पीछे क्वीन एलिजाबेथ बनी होंगी, है ना, एलिजाबेथ वगैरह जो महारानी थी वहां की, उनके फोटो वोटो देखने को मिलते थे, है ना। तो क्या हुआ, जब ये प्रणाली हमने अपनाई तो सबसे पहले हमने परिवर्तन क्या किया, इस प्रणाली को अपनाने के बाद जो अंग्रेजों के फोटो सोटो थे उनको हटा दिया, और उसकी जगह आपने देखा होगा अशोक स्तंभ के शीर्ष देखें, चार शेर वाला देखे होंगे, एक तरफ शेर का मुंह इधर, एक तरफ इधर, एक तरफ इधर, है ना। जो अशोक स्तंभ के शीर्ष होते हैं उसको वाले फोटो को वहां पे लगा दिया, मतलब अंग्रेजों का फोटो हटाया और उसकी जगह अशोक स्तंभ को हमने यहाँ पे मेंशन करा, और यही बनी भारत की पहली आना प्रणाली। अब आपके पेपर में हो सकता आ जाए, लेकिन ये क्वेश्चन बच्चों एसएससी सीजीएल में आ चुका है सेम, कि बताओ पहली बार, ये क्वेश्चन सुनोगे क्या आया था, पहली बार कौन सी प्रणाली में अंग्रेजों के फोटोओं के स्थान पर सिक्कों पर अशोक स्तंभ का यूज किया गया। ये क्वेश्चन सीजीएल लेवल में पूछा जा चुका है। तो भैया आपका एग्जाम जब बीएसओ की तैयारी कर रहे हो वो भी तो एक सीजीएल लेवल का ही है। अगर आप ध्यान देंगे तो बीएसएसएससी करा रहा है, बिहार कर्मचारी आयोग करा रहा है ना। जैसे एसएससी का लेवल है ऐसी बीएसएससी का लेवल है, तो हम इसे हल्के में नहीं ले सकते, क्वेश्चन आ सकता है। भाई बात तो वही है, जब इतना पढ़ लिया तो ये भी पढ़ लो, क्या दिक्कत है ना। तो याद रखना, तो आंसर हो जाएगा आना प्रणाली। लेकिन बाद में बच्चों ये बात है 1957 की, हमने क्या किया, इस आना प्रणाली को छोड़ दिया और इसकी जगह हमने नए पैसे को लॉन्च करा। नए पैसे का मतलब क्या है, 1 रुपया बराबर 100 पैसे, ये तो यूज करते हैं बच्चों। भाई आजकल बताओ क्या हमारा जो चल रहा है वो ये तो चलता है 1 रुपया बराबर 100 पैसे, क्या मैं सही बोल रहा हूं भाई? आप मुझे बताइए क्या पॉइंटों में नहीं चलता? भाई आप देखो, अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास मेरे खाते में 32.75 रुपए हैं, तो क्या ये बोलोगे सर ये गलत है, 75 पैसे तो हो ही नहीं सकते आपके खाते में? क्यों नहीं हो सकते मेरे खाते में पैसे 75? क्या नहीं चलते 75 पैसे? अरे मानता हूं तुम्हारे पास फिजिकली नहीं है 75 पैसे, मानता हूं तुम्हारे पास फिजिकली 25 पैसे नहीं है, लेकिन अकाउंट में तो हो सकते हैं। आपने देखा होगा जब ऑनलाइन दुकान पे शॉपिंग पॉपिंग करने जाते हो आप, भाई आपने देखा होगा कितना रुपया हो गया, या बिजली का बिल जमा करते हो या कोई भी बिल आता है तो आपने देखा होगा ऐसे आता है 101,112.75 पैसे। अब क्या तुम 75 पैसे छोड़ दोगे जमा करने? एक एक रुपया लिया जाता है, एक एक रुपया। अरे मॉल वॉल को छोड़ो, तुम्हारे बिजली के बिल में भी ले लेगा वो तुमसे, नहीं छोड़ेगा। अब 75 पैसे है तो अगर जमा करने जाओगे लाइन में लग के, वो बोलेगा भाई 76 रुपए जमा कर पूरे, है ना। 75 पैसे को इसके राउंड फिगर कर देगा, सही बात है ना, कर देगा नहीं कर देगा? वो तुमसे 1113 रुपए लेगा, लाओ भाई लाओ, 75 पैसे का हिसाब छोड़ो, 13 रुपए जमा करो। करते हैं, क्यों क्यों करते हैं? तो आप ये थोड़ी बोल दोगे अरे हटाओ यार, पैसे पैसे थोड़ी चल रहे हैं, ऐसे हटाओ। अरे ऐसे कैसे हटा दो, ऐसे कैसे हटा दो, चलता है, इसी से कैलकुलेशन हो रही है। और ये सिद्धांत कहां से निकला है? ये सिद्धांत इसी से तो निकला है, 1 रुपया बराबर 100 पैसा। अरे हाँ है ना, एक एक पाई लेते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर हमने देखा कि नोट कहाँ बनना है, सिक्के कहाँ बनना है, ये भी हमने जान लिया, है ना। अच्छा बच्चों आपने देखा होगा भाई जब धीरे धीरे समय बढ़ा, आपने देखा बच्चों, आपने, चलो एक छोटी सी बात पूछता हूं, आपने देखा होगा पहले की किताबों में आपने नोटिस करी है, पहले की किताबों में या पहले के समय में हम ऐसे लिखते थे, जैसे 100, जैसे मैंने ये लिखे 111 दशमलव या जो भी लिखा है, मैंने कुछ भी लिखा तो हम ऐसे लिखते थे RS करके, देखा था, रुपीस करके लिखते थे। जैसे ये लिखा, अब ये हटा दो, हम ऐसे लिखते थे पहले के जमाने में, है ना, ऐसे लिखते थे 32.75 पैसे, मतलब रुपीस करके लिखते थे। लेकिन आपने देखा होगा फिर धीरे धीरे समय बढ़ा, फिर हमने क्या करा, इस रुपीस की जगह एक सिंबल का यूज करना शुरू कर दिया, ऐसे करके। और आप देखते होंगे, आप हर नोट पे, हर जगह, हर सिक्के पे, हर सरकारी कागज पे, हर किताबों में आपको ये साइन देखने को मिलता है। मिला है, देखा है ना, देखा है, जल्दी बताओ सारे बच्चे, हाँ है ना, क्लियर है, क्लियर हुआ, पक्का? हाँ जी। तो एक्चुअली क्या था बच्चों, ये हमारा रुपी सिंबल है, क्या है, भारत की रुपी का सिंबल। जैसे कि आपने देखा होगा
अगर मान लो मैं आपके सामने एक सिंबल बना रहा हूं, जरा बताना कमेंट बॉक्स में किसका चिन्ह है। ये लो बताओ, ये किसको दर्शाता है, जल्दी बोलो, ये किसको दर्शाता है, जल्दी बोलो, किसको दर्शाता है ये? आप तुरंत बोल दोगे डॉलर, वेरी गुड, देखो 1 मिनट में तुमने डॉलर लिख दिया, है ना। ऐसी मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं ये यूरो, ये यूरो है, तो आपने देखा कि हम जैसे सिंबल को देखे हम पहचान गए तो डॉलर है भाई, ये यूरो है। तो वैसे ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने देश की मुद्रा को पहचान रखने के लिए हमारी सरकार ने भी सोचा क्यों ना हम अपने भारत की करेंसी को एक अलग पहचान दें, है ना। और इसी के लिए बच्चों ये बात है सन 2010 की, है ना, कब की, सन 2010 की बात है, क्लियर। और सन 2010 में क्या हुआ, एक कंपटीशन रखा जिसमें आप जैसे पढ़ने वाले बच्चों को बुलाया गया, आप जैसे पढ़ने वाले बच्चों को बुलाया गया, उनके विचार प्रस्तुत किए गए, और वहीं पर ही आप जैसे ही पढ़ने वाले एक स्टूडेंट जिनका नाम है डी उदय कुमार, क्या नाम था, साउथ के थे डी उदय कुमार, इन्होंने ही पहली बार भारत के हमारे क्या करा, रुपी सिंबल का जन्म दिया। तो ये रुपी सिंबल को किसने बनाया है, याद रखना, सन 2010 में उदय कुमार धर्मलिंगम कह दो, ये पूरा नाम है इनका, या शॉर्ट में आप कह सकते हो डी उदय कुमार, क्या कह सकते हो, डी उदय कुमार, ये इनका शॉर्ट में नाम है, पूरा नाम है उदय कुमार धर्मलिंगम, है ना। इनके द्वारा इस सिस्टम, इसको क्या बनाया गया, इसको हमारा क्या कहते हैं, सिंबल को बनाया गया, कब, सन 2010 में। और इसे सरकार ने कानूनी तौर पर 2011 में अपना लिया। तो दो क्वेश्चन है, क्या ये बताइए, रुपी सिंबल को किसने बनाया, पहला क्वेश्चन, है ना, कब बनाया गया, दूसरा क्वेश्चन, 2010 में बनाया गया, और डी उदय कुमार ने बनाया। सरकार ने इसे कब अपनाया, याद रखना, सरकार ने इसे 1 साल बाद अपनाया 2011 में, और 2011 से हमारे सभी जगह, सभी नोटों पर, सभी सिक्कों पर, हर जगह हमने क्या करा, यही सिंबल यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्लियर हुआ, बात समझ में आया। तो ये जो हमारा सिंबल था ये कब आया, ये सिंबल हमारा 2010 में आया। उससे पहले आपने देखा होगा हम ऐसे करके लिखते थे, अगर आपको याद हो, बचपन में हो गए शायद, तुम सब छोटे छोटे हो गए, है ना। तो ये RS करके लिखते थे, पुरानी किताबें कभी देखोगे, कभी मम्मी पापा के जमाने किताब उठाकर देख लेना गणित पढ़ित की, तो वहां पे RS करके लिखा होता था, वहां पे हमारा ये सिंबल था ही नहीं, तो कहां से आ जाएगा, है ना। क्लियर है, बात समझ में आया, चलिए। तो ये भी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी को लेकर बात करते हैं। नोटों की कहानी मैंने आपको बता दी, है ना, ये भी मैंने आपको बता दिया कि हमारे देश में कितने जगह नोट छापे जाते हैं, कितनी जगह सिक्के बनाए जाते हैं, है ना। अब कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट जरा थोड़ा सा जानिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या भाई, जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में जो नोट छापता है वो कौन छापता है बच्चों, RBI छापता है ना। भाई नोट छापने वाला RBI, और सिक्के बनाने वाली कौन, सरकार, सही बात है ना। सिक्के तो हमारे गवर्नमेंट के अंडर टेकन आ गए, और नोट किसके अंडर टेकन आ गए, हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के अंडर टेकन आ गए। चलो अब जरा ध्यान सुनो भाई, जब RBI हमारे देश में नोट छापता है, ध्यान सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्या ये बताओ, जब RBI हमारे देश में नोट छापता है, तो भाई वो जब नोट छापता होगा तो उसको भी तो नियम और कानून फॉलो करने पड़ते होंगे। जैसे कि आपने ये पढ़ा कि RBI अधिनियम के अनुसार काम करेगा, RBI भी सेक्शन नंबर 22 के अनुसार काम करेगा, अरे हाँ है ना, नोट छापने का अधिकार है, वैसे उसके और भी तो नियम होंगे जो RBI फॉलो करता होगा। तो एक क्वेश्चन ये है कि जैसे भाई आप देखते हैं कि एट प्रेजेंट हम जो है आपका 500 का नोट यूज करते हैं, 200 का यूज करते हैं, है ना, हम 100 का नोट यूज करते हैं, हम 50 का नोट यूज करते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है बहुत शानदार कि बताओ RBI अधिक से अधिक कितने रुपए का नोट बना सकता है। अरे कोई तो लिमिट होगी, अधिकतम कितने रुपए का मूल्य वर्ग का नोट बना सकता है, मूल्य वर्ग मतलब डेनोमिनेशन बोलते हैं इंग्लिश में से, बताओ कितने रुपए तक का नोट बना सकता है RBI, जल्दी बोलो, वेरी गुड, सारे बच्चे आंसर लिखो। याद रखना बच्चों, अब ऐसे मत सोचना कि RBI अपने मन से कितने रुपए तक का भी नोट बना सकता है ना। RBI अपने मन से कितने रुपए तक का भी नोट बना सकता है, ऐसे नहीं सोचिएगा। याद रखना RBI अधिक से अधिक, अधिक देता हूं मैं, RBI क्या कर सकता है,
अधिक से अधिक 10,000 मूल्य वर्ग का नोट बना सकता है। अब मूल्य वर्ग का मतलब समझते हो क्या है? एक नोट की बात है, मूल्य वर्ग का नोट छाप सकता है। जैसे भाई आपने देखा होगा 500 का नोट बनाया आरबीआई ने, है ना। अभी आपने देखा होगा 2000 का नोट भी तो था, नहीं था? अरे 2000 का नोट भी तो बनाया था आरबीआई ने, है ना। ऐसी बात कर रहा हूं, जैसे 2000 का नोट आया, 500 का नोट आया, 100 का नोट आया, पहले के समय में 1000 का नोट भी था, है ना। ऐसी अगर बोले तो आरबीआई 10,000 रुपए का भी नोट बना सकता है, लेकिन इससे ऊपर का बनाने का अधिकार नहीं है। ये मत सोचना कि आरबीआई सोचे चल भाई 25,000 रुपए का नोट निकाल देते हैं आज, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ये मत सोचना कि आरबीआई सोचे चलो 1,00,000 रुपए का नोट बना देते हैं आज, नहीं। ये एक नोट की बात है, एक नोट की, समझ रहे हो मेरी बात? एक नोट की बात है। तो 1,00,000 रुपए का नोट नहीं बना सकता, है ना। 10,000 से ऊपर का नोट नहीं बना सकता। क्लियर? क्यों? अरे भाई सिंपल सी बात है, आरबीआई भी तो नियम और कानून में है बना हुआ, वो अपने मन से थोड़ी करेगा काम। तो नियम और कानूनों के अनुसार साफ साफ बोला हुआ है कि आरबीआई के पास 10,000 से ऊपर का नोट बनाने का अधिकार नहीं है। बात समझ में आ गया? सेम सिक्कों की बात है। अगर पेपर में पूछे कि सरकार अधिकतम कितने रुपए से कितने रुपए तक का सिक्का बना सकती है, तो याद रखना बच्चों, सरकार अधिक से अधिक 1,000 का सिक्का बना सकती है, बस 1,000 का सिक्का। इससे ऊपर का सिक्का बनाने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। ये भी एक सिक्के की बात हो रही है, सिर्फ एक सिक्के की बात हो रही है। जैसे आरबीआई 10,000 रुपए से ऊपर का नोट नहीं बना सकता, है ना, उसी तरीके से हमारे जो सिक्के हैं वो भी बच्चों हमारे क्या है, क्या कहते हैं उसे, 1,000 के सिक्का से ऊपर का सिक्का नहीं बनाया जा सकता। क्लियर? मतलब जैसे कि अगर हम देखें 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, 20 का सिक्का, तो आप यूज करते ही हो, है ना। ऐसी सरकार चाहे तो 100 का सिक्का भी बना सकती है, 200 का सिक्का भी बना सकती है, 500 का सिक्का भी बना सकती है, 800 का सिक्का भी बना सकती है, लेकिन 1,000 रुपए का सिक्का से ऊपर का सिक्का नहीं बना सकती। अधिक से अधिक 1,000 रुपए तक का सिक्का बना सकती है। क्लियर हो गया? तो आरबीआई 10,000 रुपए तक का नोट बना सकता है और गवर्नमेंट 1,000 रुपए तक का सिक्का बना सकती है। इससे ऊपर तक ऊपर के सिक्के और नोट बनाने का अधिकार इनके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी नियम और कानूनों में बंधे हुए हैं। क्लियर हुआ? जल्दी बोलो सारे बच्चे हाँ या ना। इतनी बात समझ में आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पता नहीं कितनी बार आते हैं, ये बहुत ज्यादा पूछते हैं, दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। आरबीआई 10,000 रुपए से ऊपर का नोट नहीं बना सकता और सरकार 1,000 रुपए से ऊपर का सिक्का नहीं बना सकती है। चलिए अब एक बहुत सरल सा क्वेश्चन आ जाता है, बेसिक सा क्वेश्चन। भाई आपने देखा होगा जो हमारे नोट होते हैं, नोट तो सबने देखे ही, है ना, उसमें आपने देखा होगा पीछे की तरफ एक बॉक्स सा बना होता है, उसमें छोटी छोटी कई सारी भाषाएं लिखी होती हैं। तो कभी कभी ऐसी क्वेश्चन पूछ लेता है, बताओ नोट के ऊपर कुल भाषाएं कितनी हैं। तो आप कोई भी नोट उठा के देखेंगे बच्चों, तो आप देखेंगे उसमें कैसा होता है, जरा समझ लो। भाई मान लो कोई नोट है, ध्यान समझना, और उसके पीछे की तरफ आप देखेंगे एक छोटा सा बॉक्स बना होता है, इसके अंदर छोटा छोटा लैंग्वेज लिखी होती है। तो याद रखना ये गिनोगे ना, ये टोटल होती है 15। कितनी होती है? 15। ये कौन सी 15 है भाई? याद रखना ये भारत की लोकल लैंग्वेज है जो हमारे संविधान के अनुसार है। समझ रहे हो? संविधान के अनुसार, संविधान में पढ़ा है भारत की कितनी स्थानीय भाषाएं हैं? 22। पढ़ा होगा आपने, भारत के संविधान में 22 स्थानीय भाषाएं हैं, जिनमें से 15 यहाँ पे हैं, जिनमें से 15 स्थानीय भाषाएं ये हैं। तो 15 तो लोकल लैंग्वेजेस है ना, स्थानीय भाषाएं हैं जिन्हें हम लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, प्लस एक अपनी हिंदी भी तो है और प्लस एक अंग्रेजी भी है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर आपने कितना देखा, नोट के ऊपर कुल 17 भाषाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 17 भाषाएं होती हैं। क्लियर है? आया समझ में? अब पेपर में क्वेश्चन दो प्रकार से आ सकता है कि नोट के ऊपर कुल कितनी भाषाएं होती है, खेल खत्म, तो आप तुरंत लगा दोगे 17।
एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि नोट के ऊपर कुल कितनी स्थानीय भाषाएं होती हैं, लोकल लैंग्वेज होती हैं। तो आप 17 मत लगा दियो, अब 15 लगाना पड़ेगा। अब क्या लगाना पड़ेगा, स्थानीय भाषाएं पूछेगा तो 15 और कुल भाषाएं पूछेगा तो 17। दोनों बातें मैंने स्पष्ट कर दी, दोनों में छोटा सा ही अंतर है। क्लियर हुआ? जल्दी बोलो सारे स्टूडेंट्स, हाँ ना, समझ में आ गई यहां तक की कहानी? चलिए एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं आपको, वो ये रहा। भाई आपने देखा होगा जब ये डीमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई, तो उसके बाद हमारे देश में कुछ नए नए प्रकार के नोट आए, है ना। जैसे नया 500 का आया, है ना, आया नया, नया 10 का आया, नया 20 का आया, 2000 का भी आया था नया नोट, है ना, 200 का भी आया है। और आपने देखा होगा कि इन सबके अपने अपने रंग हैं और इनके पीछे कुछ ना कुछ बना हुआ है। अगर आप पलट के देखेंगे तो किसी के पीछे कोणार्क का सूर्य मंदिर है, किसी के पीछे सांची का स्तूप है ना। तो ये आपका होमवर्क है। क्या HW है कि ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से नोट का रंग कैसा है और किसके पीछे क्या बना है। ये आपका होमवर्क है भैया, क्योंकि पेपर में पूछता है। ऐसे पूछ लेगा, बताओ 10 रुपए के नोट के पीछे किसका मोटिव है। मोटिव मतलब क्या बना है इसके पीछे, रूपांकन क्या है, तो तुरंत आंसर लगा दोगे। वैसे तो नकल भी मार सकते हो, थोड़ी अकल लगाओगे तो, क्योंकि 10 का नोट तो जेब में है। अगर नोट लेके, नोट तो जाता ही है कोई इंसान पेपर में, तो तुरंत पीछे पलटोगे, देख लो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना। लेकिन रंग पूछ लिया तो रंग बच्चों अपने मन से मत कर दियो। जैसे कि आपको बताऊं, जब ये नए नए नोट आए थे, जैसे कि 2000 का नोट आया था, तो उस समय रेलवे का पेपर हुआ। ध्यान सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और उसमें पूछा 2000 का नोट का रंग कैसा है। हमारे आधे से ज्यादा महान बालकों ने लगा दिया गुलाबी है। बड़े खुशी के साथ गए थे, गुलाबी लगा के आए थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने कितनी बड़ी बेवकूफी करी। अरे गुलाबी नहीं है उसका रंग भाई, उसका रंग था मजेंटा। तो इसलिए जो नाम यहां लिखे हैं वही आपको याद रखने हैं, अपने मन से दिमाग मत लगा लियो। हाँ, जैसे तुम पल पर बोल रहे हो ना, पर्पल कलर, वो जो हमारा वो है पर्पल है, 100 का नोट तो पर्पल कलर का है। पर्पल नहीं है बेटा, वो लवेंडर है। क्या है? लवेंडर। कहीं बैग नहीं बना दो उसे। तो अपने मन से मत बना देना भैया, पहली बता रहा हूं। ये रंग पूछ लेता है पेपर, इनके पीछे क्या बने हुए पूछ लेता है। ये तुम्हारा होमवर्क है, ये आपको अपने आप पढ़ना है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 2000 का नोट तो बंद हो गया, तो क्या हो गया? इसके तो चांसेस और बढ़ गए। अब पेपर में क्वेश्चन घुमा देगा, अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बाजार से 2000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया गया है, ये निकाला जा रहा है, बताओ इसका रंग कैसा था। खेल खत्म। बताओ इसके पीछे क्या बना था। खेल खत्म। तो बेटा जो चीज गायब हो रही है ना, वही खतरा है, घंटी है ना, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको सब पता होने चाहिए, जो नए नोट आए हैं उनके फीचर पता होने जरूरी है। क्लियर हो गया? जल्दी बोलो सारे बच्चे, हाँ या ना। बात समझ में आ गए? जल्दी बोलो। चलिए, तो आज कहानी को यहीं लगाएंगे विराम। तो नोट और सिक्कों के बारे में आज हमने सारी बातें कर ली हैं, ठीक है। आपकी भी अगली कक्षा है, आप अगली कक्षा में जाइए। और कल हम जो मनी वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, उसी में कुछ चीजें हो रहा है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। फिर हम बैंकिंग प्रणाली को पढ़ना शुरू करेंगे, है ना, बैंकिंग सिस्टम। अब नोटों सिक्कों की बात हो रही तो हाथों हाथ ये भी निपटाई दिया, है ना। चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।